हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ये इस चैप्टर पार्ट 3 है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को किस तरीके से एकोमोडेट किया, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, श्रीलंका का केस देखा था और श्रीलंका ने अपनी डाइवर्सिटी को किस तरीके से एकोमोडेट किया। ठीक है, उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। क्या देखा था श्रीलंका के केस में कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है या फिर जो सिनाला कम्युनिटी है, उन्होंने क्या किया, सारी पावर्स को अपने हाथों में रखने की कोशिश करी। तो उससे क्या हुआ, काफी सारी टेंशंस क्रिएट हुई थी। ठीक है, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस आई थी, काफी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो क्या श्रीलंका की तरह ही बेल्जियम ने भी उसी तरीके वही रास्ता अपनाया, फिर कुछ अलग रास्ता ढूंढा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी किस तरीके से अकोमोडेट किया वो देखते हैं हम लोग। तो लीडर्स इन बेल्जियम टुक डिफरेंट पाथ। अब जो बेल्जियम के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ एक अलग रास्ता अपनाया। जैसे हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, तो जो श्रीलंका के जो लीडर्स थे, सिनारा कम्युनिटीज के जो लीडर्स थे या फिर मेजोरिटी कम्युनिटीज के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया था, सारी पावर्स को अपने हाथ में रखने की कोशिश करी थी। क्यों? अब जैसे माइनॉरिटी भी थी वहां पे, तो माइनॉरिटी फेवर में कोई रूल्स ना बनाते हुए, कुछ लॉ ना बनाते हुए, कुछ फ्रीडम ना देते हुए, उन्होंने सारी पावर को क्या किया, अपने हाथों में रखने की कोशिश करी। उससे क्या हुई, टेंशंस क्रिएट हुई थी। लेकिन उसी तरीके से लीडर्स इन बेल्जियम टू डिफरेंट पाथ, मतलब जो बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने कुछ एक अलग रास्ता अपनाया। क्या अलग रास्ता अपनाया कि डाइवर्सिटी को उन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। मींस बेल्जियम रिकॉग्नाइज्ड हर डाइवर्सिटी। ठीक है, मींस उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। क्यों रिकॉग्नाइज किया? क्योंकि जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे, वो पहले ही पहचान चुके थे, वो पहले ही जान चुके थे कि हमारी कंट्री में क्या है, डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी है तो आगे आगे क्या कर सकती है, आने वाले समय में टेंशंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी डाइवर्सिटी को पहचाना और डाइवर्सिटी को क्या किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। अब रिकॉग्नाइज किस तरीके से किया, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए क्या किया, अमेंडमेंट्स किए। काय में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कितनी बार अमेंडमेंट्स किए, 4 बार अमेंडमेंट्स किए। मींस अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। अब कब कब किए, 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स किए, कितनी बार किए, 4 टाइम्स। कब कब किए, 1970 से 1993 के बीच में। क्लियर? मींस जो बेल्जियम के लीडर्स थे, वो अपनी डाइवर्सिटी क्या करना चाहते थे, रिकॉग्नाइज करना चाहते थे, अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए, अमेंडमेंट्स किए। कितनी बार किए, 4 टाइम्स। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब किस तरीके से अमेंडमेंट्स किए, किस तरीके से उन्होंने स्टेप्स लिए अपने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, वो हम लोग देखते हैं। तो सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर। मींस हम लोग स्टेप्स बोल सकते हैं, हम लोग मॉडल्स बोल सकते हैं कि किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को क्या किए, क्या किया, अकोमोडेट किया। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स है उसके हम लोग वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहां की, बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस जो फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं, मींस जो फ्रेंच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं और डच कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स जो हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल नंबर्स में होंगे। मींस जैसे हम लोग बात करें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरी कंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, कहाँ की, बेल्जियम की, तो बेल्जियम की अगर बात करते हैं तो मेजॉरिटी में कौन थी, डच कम्युनिटी थी। 59% पॉपुलेशन किसकी थी, डच कम्युनिटी की थी। ठीक है, तो डच कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी कंट्री में, लेकिन फिर भी डच कम्युनिटी ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया और क्या बोला कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो क्या होंगे, फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी की क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। अगर जैसे हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर मेजॉरिटी डच की होती या फिर फ्रेंच की होती, तो क्या होता, एक तरफा डिसीजन होता। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी की बात सुनी जाती। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों पार्टी से, चाहे वो फ्रेंच कम्युनिटी के हो चाहे वो डच कम्युनिटी के हो। ठीक है, तो दोनों के मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ताकि यूनिलैटरली डिसीजन ना ले सके, मतलब एक तरफा डिसीजन ना हो। ठीक है, मींस इक्वालिटी बनी रहे।
ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रोविजन निकाल दिया उन्होंने कि दोनों तरफ के क्या होंगे, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पावर वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, मींस जो पावर है वो किसको दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाई गई, क्योंकि वहां पे भी क्या थे, दो रीजन थे, फ्लेमिश रीजन अलग था और वलोनियन रीजन अलग था। तो हो सकता है कि फ्लेमिश रीजन वाले लोग अलग तरीके की गवर्नमेंट चाहते हो, अलग तरीके के रूल्स चाहते हो, अलग तरीके के लॉज चाहते हो, और वलोनियन रीजन वाले अलग गवर्नमेंट चाहते हो और अलग रूल्स चाहते हो, अलग लॉज चाहते हो। तो दोनों तरफ क्या बनाएगी, अलग अलग तरीके से स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या दी गई, पावर दी गई। They were not subordinate to the central government, मींस ऐसा होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट है तभी स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होती है, ज्यादा पावर होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे पहले स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मींस स्टेट गवर्नमेंट को क्या दी गई, सारी पावर्स दी गई। ठीक है, कि दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर। मींस स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या थी, सारी पावर्स थी कि वो अपने लॉज बना सकती है, अपने रूल्स बना सकती है, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, रूल कर सकती है। क्लियर। तो वलोनियन रीजन के अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, फ्लेमिश रीजन के अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ताकि वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो पीपल्स है, उनका क्या रखा जा सके, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा सके, उनके अकॉर्डिंग रूल बनाया जा सके। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी क्या किया गया कि प्रॉपर तरीके से पावर को शेयर किया गया। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल क्या थी, बेल्जियम की क्या थी, कैपिटल थी। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी किसकी थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स की। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो कंट्री में किसकी थी, डच स्पीकिंग, और ब्रुसेल्स में किसकी थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स की क्या थी, मेजॉरिटी थी। अब डच कम्युनिटी ने पूरी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, सेक्रीफाइस किया कि हम दोनों इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखेंगे ताकि इक्वालिटी मेंटेन हो। तो फ्रेंच को भी, अब जैसे डच अगर कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है कि इक्वल मिनिस्टर्स होंगे तो इक्वालिटी बनी रहेगी, तो सामने से क्या किया, फ्रेंच ने भी एक सेक्रीफाइस किया, क्या कि ब्रुसेल्स में किसकी मेजॉरिटी थी, फ्रेंच की। तो फ्रेंच कम्युनिटी ने भी ये बोला कि ब्रुसेल में क्या बनाई जाएगी, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी इन विच द बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मींस जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल नंबर्स में होंगे दोनों कम्युनिटीज के। ठीक है, चाहे फ्रेंच के हो चाहे डच के हो। मींस ब्रुसेल्स में भी क्या किया, इक्वालिटी को शो किया दोनों ने। मींस कंट्री में डच ने सैक्रिफाइस किया और कैपिटल में किसने किया, फ्रेंच ने सैक्रिफाइस किया कि दोनों में जो कैपिटल होगा, जो ब्रुसेल्स, उसमें क्या होगा, दोनों नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, दोनों तरफ के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। तो ब्रुसेल्स में सैक्रिफाइस हुआ, स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या किया गया, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे गए। ठीक है, ताकि एक तरफा डिसीजन ना लिया जा सके। अब आगे क्या होता है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक और तरीके की गवर्नमेंट बनाएगी तीसरी तरफ की। जैसे हम लोग बात करेंगे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी, और उसके अलावा एक और तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनाएगी, वो कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई तो गई, फॉर्म की गई, लेकिन इसके रीजन क्या था, तो दिस गवर्नमेंट हैज पावर टू रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। मींस जो ये गवर्नमेंट बनाएगी, इसको पावर क्या दी गई कि जो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है उसको क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मींस जो भी पूरी कंट्री में जो भी कल्चरल से रिलेटेड इश्यूज होंगे, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड इश्यू होंगे, या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू होंगे, उसका क्या निकालेंगे, लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे। और जो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज की बेसिस पे जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। क्लियर। तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को क्या दी गई, गवर्नमेंट बनाई गई, और गवर्नमेंट को क्या दी गई, पावर दी गई। मींस पूरी तरीके से पावर को शेयर किया गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारा होच पोच हो रहा है इसमें, लेकिन प्रॉपर तरीके से पावर को शेयर किया गया और सबको अपने अपने पावर्स को बताया गया कि आपके पास ये पावर है, ताकि आप उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सको। अब इसमें क्या किया गया, पूरे यूरोप में ब्रुसेल जो है, तो ब्रुसेल्स में क्या किया गया, प्रॉपर तरीके से पावर को शेयर किया गया। तो जो यूरोपियन यूनियन बनी वहां पे, आप यूरोपियन यूनियन के बारे में 11th क्लास में अगर पॉलिटिकल साइंस लोगे तो वहां पे आप लोग पढ़ोगे कि जो यूरोपियन यूनियन बनी, यूरोपियन यूनियन
जैसे हम लोग बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया, एक यूनियन बनाई, जिससे हम लोग बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। और इस यूनियन का कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होता है। तो उसी तरीके से यूरोप में भी अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया, एक यूनियन बनाई। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ चूज किया गया, ब्रुसेल में। अब ब्रुसेल में ही हेडक्वार्टर क्यों चूज किया गया है, क्योंकि पूरे यूरोप में सबसे अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी को अगर एकोमोडेट किया तो किसने किया था, बेल्जियम ने किया था। और बेल्जियम की कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स में। तो इससे ये दिखता है कि जो ब्रुसेल्स की जो छवि है, जो पहचान है, वो पूरे यूरोप में क्या है, काफी अच्छी है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, पूरी तरीके से पावर को शेयर किया और अपनी डाइवर्सिटी को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। जो पिछले लेक्चर में आपके डाउट्स होंगे वो इस लेक्चर में आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया बेल्जियम ने, और श्रीलंका ने किस तरीके से अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग एक कंट्री को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, लेकिन हम लोग और डिटेल में उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, किस तरीके से अपनी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया, किस तरीके से लॉज बनाए, किस तरीके से अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट बनाई। ये सारी चीजें लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस करी। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। थैंक यू।